नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री आज 48 मिनट बोले। इस राजनीतिक संबोधन में मोदी ने कोर इश्यूज की बात की और लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर डिस्कशन किया। प्रधानमंत्री के लिए उनके सियासी विरोधियों ने जाल बिछाया है, दुश्मनों ने तैयारी बहुत की है, लेकिन मोदी फंसने वाले नहीं हैं। मोदी ने आगे के लिए क्या सोचा है और देश में जो माहौल बना हुआ है वो मोदी को लक्ष्य तक पहुंचाएगा या फिर लक्ष्य से भटकाएगा, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। आराम तो नहीं करना है साथियों। इतना सब विजय पताका पे फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं। प्रधानमंत्री अधीर क्यों हैं? प्रधानमंत्री बेचैन क्यों हैं? प्रधानमंत्री आतुर क्यों हैं? हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री का लक्ष्य क्या है? क्या यह लक्ष्य इतना मुश्किल है जो आसानी से नहीं मिलेगा? साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। कोर इश्यूज पर अक्सर बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना चाहते। हम देखते ही हैं कि आज का किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें ऐसे वक्त पर की हैं जब देश में ज्ञानवापी का टॉपिक सबसे हॉट पर चल रहा है। मोदी ने अपने चुनाव क्षेत्र में, मोदी की अपनी काशी में, मोदी के आराध्य बाबा विश्वनाथ मंदिर से बस 100 फीट की दूरी पर मोदी के बनाए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक बगल में हजार कैमरे लगे हुए हैं। 24/7 रिकॉर्डिंग चल रही है। सबूत तलाशने के लिए इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं, शिलालेख पढ़े जा रहे हैं। ज्ञानवापी की दीवारों पर क्या लिखा है, खंभों पर क्या खुदा है, गुंबद के नीचे क्या है, तहखाने के भीतर क्या है, एक एक डिटेल को बारीकी के साथ चेक किया जा रहा है। ठीक ऐसे समय में मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग ली। नरेंद्र मोदी आज 48 मिनट बोले। 48 मिनट के राष्ट्रीय संबोधन में मोदी ने एक बार भी ज्ञानवापी का नाम नहीं लिया। मोदी ने एक बार भी मंदिर नहीं बोला। मोदी ने एक बार भी मस्जिद नहीं बोला। मोदी की एक एक एक्टिविटी को दूरबीन से देखने वाले सियासी विरोधी मंदिर मस्जिद पर मोदी के बयान का इंतजार करते रह गए। बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ज्ञानवापी केस में बार बार मोदी का नाम घसीट कर लाते हैं। मोदी ने उन सबको निराश कर दिया। तो मोदी ने आखिर बोला क्या? 48 मिनट के संबोधन में मोदी ने बीजेपी 30 बार, देश हित 14 बार, राष्ट्र नीति 7 बार, गरीब 35 बार, लक्ष्य 15 बार, विकास 21 बार, विकासवाद 9 बार, वंशवाद 6 बार, परिवारवाद 7 बार और परिवारवादी पार्टियां 7 बार बोला। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को क्या टास्क दिया है, हम आगे बताएंगे, मगर उससे पहले आपको काशी लेकर चलते हैं, जहां आज भारी टेंस माहौल में जुमे की नमाज हुई।
ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज करना अलाउ है, मगर कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस ने वजू खाना सील कर रखा है। प्रशासन ने मस्जिद में वजू के लिए पानी के ड्रम और लोटे रखवाए। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मैक्सिमम 1000 मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिद परिसर में अंदर जाना अलाउ किया। जितने लोग उसमें जा सकेंगे उतने ही जाएंगे और मस्जिद में जगह बाकी नहीं बची, लिहाजा आप लोग वापस चले जाएं। नमाज का वक्त करीब है, आप लोगों की नमाज ना छूट जाए, इसलिए आप लोग अगर अपनी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूं कि मस्जिद की जगह भर गई है, आप लोग अंदर से ये बताया गया है कि जगह पूरी हो गई है, लिहाजा आप लोग जाएं यहां से। ज्ञानवापी में नमाजियों की भीड़ ज्यादा हो जाने पर पुलिस उनको पास की दूसरी मस्जिदों में भेजती रही। ये देखिए फुल हो गई है, दूसरे मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ लीजिए प्लीज, मस्जिद की जगह फुल हो गई है। बता दीजिए सबको प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, अपना बगल में नमाज मस्जिद है, इसमें चले जाइए, यहाँ नमाज अदा कर लीजिए। मैंने अनाउंसमेंट ये किया कि अंदर से मुझे जैसे ही इशारा मिलेगा कि मस्जिद भर गई, मैं आपको इशारा करूंगा, आप वापस चले जाइएगा। एक भी बंदा पढ़ती यहाँ पर ज्यादा नहीं आएगा, और आता है तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। वजू करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि एक ड्रम में पानी रखवा दिया है, लोटा रख दिया है, और अपील मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपील किया है कि आप अपने घर से बना के आए तो ज्यादा बेहतर है। लोग बना के आ रहे हैं, लगभग 1000। मैं कह दूं तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैंने गिना नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। आज जितने कैमरे काशी में लगे थे, उतने ही कैमरे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आगे लगे थे। मुकदमा ज्ञानवापी का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया। ज्ञानवापी केस वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर। सिविल जज की अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया केस। अब तक सिविल जज रवि दिवाकर कर रहे थे सुनवाई, अब डिस्ट्रिक्ट जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होगी सुनवाई। जहां शिवलिंग मिलने का दावा है, वो वजू खाना सील रहेगा। वजू के लिए जिला प्रशासन को इंतजाम करने का ऑर्डर। केस रद्द करने की मस्जिद इंतजामिया कमेटी की मांग पेंडिंग। उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा, और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7/11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। मोदी जब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ले रहे थे, तब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगवानी कर रहे थे। योगी ने यूपी विधानसभा को पेपरलेस बना दिया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इसका शुभारंभ लोकसभा स्पीकर ने किया। ये तस्वीरें देखकर बहुत से लोगों को हैरानी होगी, लेकिन गौर से देखिए, योगी ने अपने साथ मंच पर अखिलेश यादव को भी जगह दी है। मुझे लगता है कि ई विधान के बाद आपका कार्य और भी सरल होने जा रहा है, लेकिन तकनीक में पारंगत होना, तकनीक को सकारात्मक भाव के साथ लेकर के, वह प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। तकनीक को आम जनमानस के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उपयोगी बनाने के लिए उसका प्रशिक्षण और फिर उसका अधिकाधिक सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अगर हम सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेंगे, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। काशी में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ना तो मोदी, ना ही योगी और ना ही अमित शाह, बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं ने ज्ञानवापी केस में अब तक एक शब्द नहीं बोला। असल में इन्हें कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं। काशी में जो भी हो रहा है वो कोर्ट के दखल से हो रहा है, बीजेपी उसमें पार्टी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी को फायदा जरूर होगा। शिवलिंग वर्सेस फव्वारे के नैरेटिव में शिवलिंग वाली बात चल निकली है। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में भी शिवलिंग का जिक्र है, हालांकि मुस्लिम पक्ष आज भी फव्वारे पर अड़ा है। इधर 20-25 साल से ये बंद चला आ रहा है, लेकिन उससे पहले वो जो चालू था वो, तो आज भी लोग मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक और गवाही देते हैं कि वो हमने चलते हुए उसे देखा है। यूपी में आज ही के दिन आजम खान जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंचे और इतिहास बदलने वाला डायलॉग मारा। याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, लेकिन तारीख ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती।
आजम खान के डायलॉग में कई मैसेज हैं। ज्ञानवापी केस में आज नहीं तो कल आजम का भी दखल होगा, मगर फिलहाल तो उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से ही ज्यादा है। अखिलेश ना आजम के साथ दिख रहे हैं, ना मुस्लिम पक्ष के साथ दिख रहे हैं, और तो और वो हिंदू भावनाओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। यूपी के सियासी दंगल में अखिलेश हार चुके हैं। बात करें आगे के बड़े सियासी दंगल की, तो अगले 18 महीनों में 12 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव हो सकते हैं। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इलेक्शन होंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ही ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी चैलेंजर के रोल में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतकर बीजेपी हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने की तैयारी में है। मोदी की पार्टी ने जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की, तो ये भी अगले चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है। पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के ठीक बगल में वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हैं। संकेतों को अगर समझे तो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से महारानी की वक्त बढ़ चुकी है। मगर मोदी तो अलग मिट्टी के बने हुए हैं। मोदी की सियासत वहां से शुरू होती है जहां उनके विरोधी सोचना बंद कर देते हैं। अटल जी ने लिखा था, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये अटल जी के व्यक्तित्व के साथ ही भाजपा की इतने वर्षों की तपस्या का सार भी है। साथियों, ये भाजपा है, ये ठहरा हुआ पानी नहीं है। भाजपा निरंतर प्रवाहमान है। हमने एक दल के रूप में खुद को लगातार इवॉल्व किया है। वंशवाद, परिवारवाद के कीचड़ में भी हमने कमल को खिलाया है, जो लोकतंत्र की मूलभूत पंखुड़ियों को प्रकाशित करता है। क्या ज्ञानवापी केस 12 राज्यों के चुनाव में मोदी को वोट दिलाएगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, हां, बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। वजह बहुत सिंपल है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद बीजेपी के पुराने एजेंडे में है। मोदी ने काशी विश्वनाथ को नया रूप दिया। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया। काशी में धार्मिक पर्यटकों की तादाद कई गुना बढ़ी। काशी का कायाकल्प हो जाने के बाद ज्ञानवापी का केस आया। मामला कोर्ट में चल रहा है, काशी की अदालत और दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हो रही है। प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का एहसास है, इसलिए वो ज्ञानवापी पर एक शब्द नहीं बोलते। मगर बीजेपी के प्रवक्ता इस पर पार्टी की राय लगातार सामने रख रहे हैं। हिंदू आस्था के मुद्दे पर दूसरी सभी पार्टियां या तो खामोश हैं या फिर हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रही हैं। राहुल गांधी की पार्टी ज्ञानवापी को मुद्दे से भटकाने वाला इश्यू बता चुकी है। मोदी पब्लिक को बार बार यह एहसास कराते हैं कि वो ना तो भटके हैं ना भटका रहे हैं। मोदी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं। मोदी का एक ही लक्ष्य है, देश हित। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। हमें अपने मार्ग पर डटे रहना है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है, देश हित के मुद्दों पर टिके रहना है। मोदी फ्यूचर का टारगेट सेट कर रहे हैं। विरोधी नॉनस्टॉप मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। मोदी विरोधी स्टेप में बहुत हेट है। हेट स्पीच देने वाले दर्जन भर से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। हद तो यह हो गई है कि ज्ञानवापी के नाम पर अब बीच सड़क पर हिटलर वाले डायलॉग मारे जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा के लिए बुर्जेश्वर और लाल किला के लिए लालेश्वर वाले टेक्स्ट फिट किए जा रहे हैं। और अब तो इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कूद पड़ा है। ज्ञानवापी का जिक्र करके बाबरी वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। अनदर बाबरी इन मेकिंग का डर दिखाया जा रहा है। कौन है ये हेट स्पीचर्स? कहां लिखी जा रही है इनकी स्क्रिप्ट? कौन है इसके स्क्रिप्ट राइटर्स? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा।
हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। क्या लगा आपको बात यहीं खत्म हो गई? इस मंच से आगे कुछ नहीं कहा गया होगा। भाईचारे का संदेश दिया गया। टेप का अगला हिस्सा सुनिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के बगल में खड़े होकर क्या कहा गया, कैसे कहा गया, सब क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे नबी की जात पे उंगली उठाई तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन दिनों यही तो हो रहा है। भड़काऊ टेप चालू होता है, लोगों को तलवार उठाने का आइडिया दिया जाता है, तकरीर देने वालों पर नोट बरसते हैं, ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। हेट स्पीच का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। जब हुजूर की जात पर ये जालिम जो कुत्ते भौंक रहे थे तो आला हजरत का एक शेर मुंबई से खड़ा हुआ और इन कुत्तों को चैलेंज किया, और ऐसा चैलेंज किया कि इन कुत्तों की जबानें बंद कर दी। इस टेप में जिस शेर की बात की गई वो है मुफ्ती सलमान अजहरी। हाल फिलहाल में इनके कई भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, मगर अब ज्ञानवापी पर ये एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। बुर्ज खलीफा वाला एंगल फिट किया है। बुर्ज खलीफा के बुर्जेश्वर मंदिर और लाल किला को लालेश्वर कहकर एक बार फिर से ताना मारा है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो आज की नहीं है, पिछले कई 100 सालों से वहाँ पर मस्जिद है, और एक बार जो मस्जिद बन गई है वो मस्जिद ही रहेगी, क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी, और हम उसको मस्जिद ही तस्लीम करते हैं। ऐसे लोग जो आतंकवाद जहन रखते हैं वो ज़बरदस्ती मस्जिद के अंदर इंटर हो करके अपनी कुछ न कुछ चीज़ें दाखिल करने की कोशिश करते हैं। बदलने में इतने माहिर हैं, जिनके बाप दादाओं ने कुछ बनाया नहीं ना, वो दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की आदत रखते हैं। इनका हाल यही है। मैं इनसे ये कहता हूँ कि जाओ थोड़ा और खुदाई शुरू करो, शायद बुर्ज खलीफा जो है ना वो दुबई का, उसको भी खोदोगे तो बुर्जेश्वर मंदिर निकल जाएगा। वो बुर्ज खलीफा नहीं है, वो बुर्जेश्वर है। हाँ, लाल किला नहीं है, लालेश्वर है। चंद दिनों के बाद लाल किले का भी आ जाएगा। तेजू महल की हाँ, ताजमहल नहीं, तेजू महल वो भी चालू हो चुका है। तेजू महल हो चुका है। कुतुब मीनार वो भी जो है ना वो शिवलिंग था। मुफ्ती साहब जो हिंदू मुसलमान वाले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनके आमने सामने जो कुछ कहा जाता है, क्या वो उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ज्ञानवापी पर जो कुछ भी कहा जा रहा है और कितना सच छिपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने सीधे मुफ्ती सलमान अजहरी से बात की है। थोड़ी देर में हम उनका पक्ष भी आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी वाला टेप तो एक है, मगर इस वक्त हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद वाले इस टेप का रिमोट 2 दर्जन से ज्यादा हेट स्पीचेस के हाथ में है। कोई मंच पर बैठे बैठे कूद रहा है, कोई मंच से ही अपशब्द कह रहा है, कोई जानबूझकर धार्मिक तकरीरों में मोदी योगी मोदी फिट कर रहा है। सब ऑन कैमरा हो रहा है, सबका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बात बताऊं तो आपको, इस्लाम को जो भी खत्म करने चला है उसके घर में इस्लाम घुसा है। बोलो, अब बताऊं तुम्हें, अबू जहल खत्म करना चाहता था, अबू जहल के घर में इस्लाम घुस गया। यजीद खत्म करना चाहता था, उसके बेटे के दिल में घुस गया। और ये जो मीडिया कर रहा है ना आजकल, ये आपको लग रहा है ये आपके खिलाफ काम हो रहा है। नहीं नहीं, आपको पता नहीं, अल्लाह जिससे चाहे उससे अपना काम ले ले। बात ये है, आपको बड़ा काम है, आपको तो फुर्सत ही नहीं। अब इस्लाम पे काम कौन करेगा? इससे ही करवा रहा है अल्लाह। देखो तो तुम अपने घर में बैठे हो, अजान पर बातें हो रही हैं। अजान क्या है? तुम अपने घर में बैठे हो, कुरान पर बात हो रही है। कुरान क्या है? अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले ले। बोलचे, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है? ये बोलचे মিল চুকা হে শিবলিঙ্গ, ওটাকে শিবলিঙ্গ বলেছে। হিন্দু খাতরাই ছিল না, যেদিন থেকে মোদিজি গদিতে এলো হিন্দু খাতরে মে আ গিয়া। বুঝতে পেরেছেন না পারেননি? কেউ খাতরা নয়। তাহলে জানতে হবে এই অপুজ আর দেশ চালাতে দিয়েছেন, আর যাদেরকে অফিসার করেছে এরা হয় আর তা না হলে মূর্খ। এটা আমাকে প্রমাণ দিতে হবে। आई एम सॉरी टू से हम हमारे यूपी का तो हाल यही हो गया।
ऊपर मोदी है, नीचे योगी है। सिलेक्शन है। गड़बड़ हो गया। मामला काशी के ज्ञानवापी का है। हल्ला महाराष्ट्र से लेकर देश के कोने कोने तक मचाया जा रहा है। पोस्टर्स लेकर भीड़ निकलती है, बीच सड़क पर उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, 100-150 लोग इकट्ठा होते हैं। हर 10 सेकंड के बाद मोबाइल देख देख कर मोदी विरोधी नारेबाजी की जाती है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञानवापी करते करते हिटलर होने लगता है और ये सुनाई देता है, हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा, वो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर की मौत मरेगा। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 1991 एक्ट से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। 1991 एक्ट से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। थोड़ी देर पहले हमने आपको उस शख्स का वायरल वीडियो दिखाया जो मुफ्ती सलमान अजहरी के सामने तलवार निकालने और समझौता ना करने की धमकी देता दिखाई दिया। ये बात सही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी अपनी तकरीरों में एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं, देश को जोड़ने की बात भी कहते हैं, यही बात कैमरे पर भी कहते हैं। मगर हाल फिलहाल में इनके जितने भी वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में मोबाइल तक पहुंचे हैं, उसमें जोड़ने से ज्यादा तोड़ने वाला ऑडियो ही सुनाई देता है। मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूं, तुम तलवारें उठा उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही है और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही है। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है? अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी। अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी, और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। आप जो है सवाल कर रहे हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं, मुझे बड़ी खुशी भी है आप इंटरव्यू ले रहे हैं। कहना चाहूँगा हम भड़काने की कोशिश नहीं करते। अभी तो आपसे मैं बैठ कर के ये कह रहा था कि हम ये चाहते हैं कि देश की फ़िज़ा ख़राब ना हो। तो आज हमारे जो जज्बात हैं थोड़े से एग्रेसिव आपको लग रहे हैं, बाकी हम जो है ना इस तरह की चीज़ें करना भी नहीं चाहते। मुफ्ती साहब अब अपने एक नए बयान की वजह से वायरल हुए हैं। ज्ञानवापी का जिक्र करते करते ये सीधे बुर्ज खलीफा और लाल किला तक पहुंच गए और एक नया ही एग्जाम्पल पेश कर दिया। हाँ, कैमरे पर सवाल पूछे जाने पर उसे बस यूं ही दिया गया बयान करार दे दिया। जाओ थोड़ा और खुदाई शुरू करो, शायद बुर्ज खलीफा जो है ना वो दुबई का, उसको भी खोदोगे तो बुर्जेश्वर मंदिर निकल जाएगा। वो बुर्ज खलीफा नहीं है, वो बुर्जेश्वर है। हाँ, लाल किला नहीं, लालेश्वर है। बुर्ज खलीफा को लेकर भी आपका एक बयान है, काफ़ी वायरल हो गया, उस बारे में बताइए कि आप उसको लेकर भी कह रहे हैं। बुर्ज खलीफा जो है, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं उसमें ये करनी है। वो तो इंटरव्यू लेने वाले जो बैठे हुए थे और उसके बाद हमारे यहाँ जो बात चल रही थी, तो हमने एक इस तौर पर बात कही कि खुदाई करने के एतबार से देखा जाए तो हर इमारत जो है एक अलग अलग अपनी तारीख़ रखती है, हर एक की अपनी मेहनत से बनी हुई है। तो हमने ये कहा था कि इतनी प्राचीन इमारतों को अगर तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहोगे, जो 500-600 सालों से खड़ी हैं, ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ये सब जो है ना भारत की एक आन बान शान है, इमारतें हैं। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करते रहते तो फिर बुर्ज खलीफा को भी देखना पड़ेगा फिर कि वो पूरी दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वहाँ पे भी खुदाई करो, फिर वहाँ पर भी जा कर के कोशिश करो। तो ये तो मैंने ऐसी ही बात कही है, लेकिन इसका फैक्ट से कोई वो नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर मुफ्ती साहब की लाइन बिल्कुल क्लियर है, वो टस से मस होने वाले नहीं हैं। ऑफ कैमरा भी वही कहते हैं, ऑन कैमरा भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अब आप भारत की खुदाई करने लगेंगे
तो पिछले कई सदियों की चीज़ें कहाँ कहाँ किसके किसके घर के नीचे भी मिलती चली जाएंगी। अगर खुदाई करना ही ये मतलब आधार और सबूत ठहरे तो बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े यहाँ पर जो मौजूद है वो सब कुछ हदम करना पड़ेगा कोई चीज़ मिल जाए तो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आप जिस चीज़ को कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग मिला और जो आप दूसरी शीशनाग का ये मिला है, तो आप ये बताइए कि शिवलिंग का क्या है, कोई उसका एक मेयार है, किस तरह से आप शिवलिंग को पहचानते हैं? पहली बात तो ये होना चाहिए कुछ खास उसकी इमेज है कि शिवलिंग ऐसा होता है वैसा। एक पुरानी जो 500 साल पहले से मस्जिद खड़ी है उसमें से शिवलिंग अभी तक मौजूद है, कैसा है? 500 साल तक अभी तक किसी को दिखा नहीं वो शिवलिंग। इतने 100 सालों में न कोर्ट में कभी बात आई है कि शिवलिंग की। अभी 2022 में अचानक शिवलिंग दिखने लग गया लोगों को। हमने मालूमात किया है कि वो मस्जिद के अंदर मौजूद हाउस के अंदर का एक फव्वारा है और उसको फाउंटेन, उसको आप शिवलिंग की बात देने लग गए। अब हम इस चीज़ को नहीं तस्लीम करते क्योंकि ये मस्जिद जो है तारीख़ी है, उसके तारीख़ी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ पीएफआई जैसी संस्था आग में घी डालने की स्क्रिप्ट रेडी कर चुकी है। हर रोज नए पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। अनदर बाबरी इज मेकिंग वाली हेडलाइन के साथ एक नया हंगामा करने की पूरी तैयारी है। कैमरे पर सब रिकॉर्डेड है। ज्ञानव्यापी इशू जो है ये आरएसएस और संघ परिवार का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा का एक हिस्सा है। बाबरी मस्जिद का जो इशू था उस इशू और इस इशू में आप देखेंगे बहुत सारे सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगे। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का एक नॉन इशू को वहां पर मूर्तियों को रखा गया, उसके बाद मस्जिद में इबादत बंद कर दिए गए, उसके बाद में वहां पर पूजा के लिए खोला गया, उसके बाद में डिमोलिश किया गया और आखिर कोर्ट में लेके जाकर उस जमीन को, मस्जिद की जमीन को छीन कर वहां पर मंदिर बनाने का जो एक जजमेंट आया, ये पूरा प्रोसेस अगर आप देखेंगे अब ज्ञान व्यापी में भी हम देख रहे हैं इसी तरीके का एक प्रोसेस वहां पर शुरू हो गया है। पीएफआई का अनीस अहमद कैमरे पर आता है, बार बार बाबरी बाबरी कह के बहकाता है, भड़काता है और आगे क्या करना है इसका आइडिया कुछ यूं देता है। गौर से सुनिएगा ज्ञानवापी पर आगे का प्लान कितना खतरनाक है। जो बाबरी मस्जिद के साथ 1992 में हुआ वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ हम होने नहीं देना है। ये किसी एक संगठन की जिम्मेदारी या किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी या उस मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है। ये पूरे के पूरे इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो ज्ञानव्यापी मस्जिद या मथुरा शाही जो मस्जिद है उसके साथ या किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देना है। हाथों पर हाथ रखकर ये कहना नहीं बात कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला आ जाएगा तब देखेंगे, इस तरीके का जो एक ब्लंडर्स इससे पहले हुए वैसे ब्लंडर्स अब नहीं करना है बल्कि एक्टिव रहना है। ज्ञानवापी के मुद्दे पर पीएफआई का अनीस अहमद जो कह रहा है उसे हल्के में क्यों नहीं लिया जा सकता, ये समझने के लिए आपको मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद रहमानी की बातें सुननी होंगी। वो खुलकर बता रहे हैं कि कैसे पीएफआई आतंकी संगठन हमास के नक्शे कदम पर चल रहा है और नौजवानों को भड़काकर बगावत करवाना ही उसका एजेंडा है। ये अपनी किताबों में, अपने बयानात में साफ लिखते हैं कि हम हमास मॉडल की पैरवी करते हैं। हमास मॉडल जो कि राफिजा और शियों का मॉडल है, दहशतगर्दी का मॉडल है, रमज़ान में पटाखे फोड़ करके चंदा वसूल करने का मॉडल है। ऐसे मॉडल को ये लोग पैरवी करते हैं। इनकी तकरीरों को सुने कि वज़ीर दाखिला के खिलाफ ये कह दिया, वज़ीर आज़म के खिलाफ ये कह दिया, हुकूमत के खिलाफ ऐसा बागियाना उन्सुर इख्तियार कर लिया कि नौजवान भड़क करके बगावत पर उतर आए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और रेप की घटनाओं को लेकर बेतुका बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि बेरोजगारी की वजह से रेप के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि बेरोजगार युवक फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर अपराध और रेप कम करने हैं तो रोजगार बढ़ाए जाएं। आपको बता दें कि बेरोजगारी और रेप के मामलों में राजस्थान देश के टॉप स्टेट्स में शामिल है। जो गैंग बन चुकी है देश के अंदर, ये भी उसका परिणाम भी है। जो बेरोजगारी फैल रही है, बेरोजगारी का जो मुद्दा जैसे बना हुआ है जिसके लिए हम कहते हैं ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, ये भी उसी का परिणाम है। जो क्राइम हो रहा है, रेप हो रहे हैं, काफ़ी हद तक उसमें भी उसका कारण होता है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में आता है, ये क्राइम करता है, नशा पता करता है, क्या क्या नहीं करता है।
आज असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा ईदगाह श्री कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा उठाया और कहा साल 1968 के समझौते को तोड़ा जा रहा है। जब से ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के सबूत मिले हैं, शिवलिंग मिला है, तब से ईदगाह शाही मस्जिद को लेकर दावे तेज हो गए हैं। कोई कह रहा है ईदगाह मस्जिद में भी तहखाना है, कोई दावा कर रहा है औरंगजेब की बेटी कृष्ण भक्त हो गई थी इसलिए उसने मंदिर पर हमला किया। इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है? औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर को क्यों तोड़ा? इसकी असल वजह और इतिहास दोनों जानना जरूरी है। क्या औरंगजेब की बेटी कृष्ण भक्त थी? इसलिए औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर तोड़ा? क्या ईदगाह मस्जिद के इस जगह पर मंदिर का सबूत आज भी छिपा है? क्या आगरा के किले में औरंगजेब ने श्री कृष्ण की मूर्तियां दफनाई? यह तस्वीर साल 1949 मथुरा शाही ईदगाह की है। यह फोटो भी साल 1949 श्री कृष्ण जन्मस्थान का है। आज जैसा मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान नजर आता है, मथुरा का इतिहास और तस्वीर वैसी नहीं है। मथुरा के जिस मंदिर में आप जाते हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, वो तो महज 40 साल पुराना है, लेकिन मंदिर के ठीक बराबर खड़ी ईदगाह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है, जहां पर कभी असली कृष्ण मंदिर हुआ करता था। शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में शाही ईदगाह जामा मस्जिद के गुंबद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मस्जिद के सामने जो हिस्सा है, दावा है उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईदगाह मस्जिद के नीचे भी तहखाना है, जिसमें सैकड़ों साल पुराने राज छिपे हैं, जिसका सच हर कोई जानना चाहता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर हमले का इतिहास आजादी से पहले का है, अंग्रेजों के आने से पहले का है, मुगलों के हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले का है, उस वक्त का है जब मुस्लिम आक्रांता सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। सबसे पहले मथुरा में महमूद गजनवी ने हमला किया था। साल 1018 में गजनवी ने मथुरा पर हमला किया था। उस वक्त उसके साथ उनकी सेना में अहम ओहदे पर उल उत्पी मौजूद था, जिसने श्री कृष्ण मंदिर का अद्भुत वर्णन अपनी किताब में किया था। उल उत्पी ने महमूद गजनवी की जंगों पर एक किताब लिखी जिसका नाम था तारीख-ए-यामिनी। इस किताब में उल उत्पी ने लिखा है, मूर्ति वाले मंदिर के दोनों तरफ 1000 घर थे। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना असंभव था। सुल्तान महमूद गजनवी ने उस मंदिर के विषय में इस प्रकार कहा है, अगर इस मंदिर के बराबर कोई दूसरी इमारत खड़ी करने के बारे में कोई सोचे तो उसे कम से कम 1000 सोने के गुलाबी दिनार खर्च करने होंगे। अगर बहुत अनुभवी शिल्पकार और मजदूर लगाए जाएं तो भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। वहां गुलाबी सोने की 5 गज ऊंची 5 मूर्तियां थीं, जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी आधार के हवा में स्थापित थी। सभी मूर्तियों की 2-2 आंखों में 2-2 माणिक लगे हुए थे। अगर कोई इनमें से एक माणिक भी बेच देता तो उसको कम से कम 50,000 दिनार मिलते। वहां एक नीलम पत्थर था जो पानी की तरह पारदर्शी और क्रिस्टल की तरह चमकदार था। उस नीलम पत्थर का वजन 450 मिस्कल था। वहां 200 चांदी की मूर्तियां थीं। बिना उन मूर्तियों को तोड़े उनका वजन करना संभव नहीं था। मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर पर पहला हमला महमूद गजनवी ने किया और आखिरी हमला मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया। औरंगजेब ने मथुरा श्री कृष्ण मंदिर क्यों तोड़ा? इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताई जाती है। पहली वजह श्री कृष्ण मंदिर की खूबसूरती, जिससे औरंगजेब चिढ़ता था। दूसरी वजह औरंगजेब की बेटी जो खुद कृष्ण भक्त हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब आगरा से दिल्ली जाता था तो रास्ते में मथुरा पड़ता था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बना मंदिर इतना भव्य था जिसके किस्से यूरोप तक मशहूर थे। मंदिर पर सोने की परत चढ़ी थी।
जिसकी चमक मीलों दूर तक दिखती थी और औरंगजेब को चुभती थी। 1650 में फ्रेंच कारोबारी मुगल शासन के दौरान आगरा आया था। उसने अपनी डायरी में मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर का जिक्र किया था। जैसे ही औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा, उसने मथुरा पर नजर डाली। 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना। और आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की, जिससे आरजेडी कार्यकर्ता नाराज हो गए। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू के आवास से निकलने के बाद सीबीआई अफसरों का पहले पीछा किया, फिर उनकी गाड़ी पर मुक्का भी मारा। सीबीआई ऑफिसर्स के बाहर निकलने पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इससे पहले जब सीबीआई अफसर लालू के आवास पर रेड करने पहुंचे थे, तब भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उनको रोकने की कोशिश की। लालू के आवास में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जबरन घुसने की कोशिश की, गेट पर नारेबाजी की। बाद में आरजेडी के सीनियर नेताओं ने किसी तरह से कार्यकर्ताओं को शांत कराया। राबड़ी देवी की तस्वीरें भी आपने देखी। आप देख सकते हैं किस तरह से हंगामा मचा रहा। आरजेडी के तमाम समर्थक वो ये कह रहे थे कि गरीबों के नेता हैं लालू प्रसाद यादव और ये विरोधियों की साजिश है। और कहीं ना कहीं नीतीश जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं आरजेडी के, तो उससे बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है, खफा है। तो ये तमाम तरह के आरोप जो हैं वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लगाए। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये हम पटना की तस्वीरें, 10 सर्कुलर रोड जो लालू प्रसाद यादव का, जहाँ राबड़ी देवी रहती है, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जो सीबीआई के अफसर्स आए थे उनके गाड़ियों पर किस तरह से उन्होंने मुक्के तक बरसा दिया। और आप देख रहे हैं कि ये हंगामा जो है ये पटना में लालू प्रसाद यादव का जो 10 सर्कुलर रोड पर घर है उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। राबड़ी देवी के आवास पर करीब 14 घंटे तक सीबीआई की टीम रही और अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम यहां से जा चुकी है। श्याम रजक हमारे साथ हैं। आप लोग अंदर गए, क्या जानकारी मिली? सीबीआई की टीम को क्या कुछ मिला है? सीबीआई के पास कुछ न मिलना था न मिला है, सिर्फ परेशान करने की उनकी मंशा थी। और वो मंशा सीबीआई की नहीं बल्कि उनके जो आका हैं, जो सत्ता में बैठे हुए दिल्ली में हैं, उस आका का ये फरमान था। 14 घंटे में कुछ तो सीबीआई ने क्या किया इतनी देर? वो कुछ नहीं मिला तो सीबीआई से पूछिए जो लोग थे कि क्या मिला। कुछ नहीं मिला न कुछ। बहुत कोशिश किया, बहुत कुछ रहे तब न मिले। राबड़ी जी से आपकी बात हुई होगी, तेज प्रताप से आपकी बात हुई होगी, क्या कहूँ? लोग थक गए हैं क्योंकि परेशान किया गया है। उनके साथ आपत्तिजनक बात भी की गई, लेकिन सबके बाद भी कुछ भी नहीं मिला है। काफ़ी कोशिश उन लोगों ने साजिश किया बहुत तरह से, लेकिन कुछ नहीं मिला है। जेडी के कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में नाराज दिख रहे थे और जब भी अधिकारी निकल रहे थे तो उनका पीछा किया। गुस्सा होना नेचुरल है। ये राष्ट्रीय जनता दल ये है जो अपने विचारों के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव, जिस तरह से सांप्रदायिक का ताना वाना बुना जा रहा है इस देश में, उसके खिलाफ एक ही शख्स है, वो लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल जो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और उसको डेमोलाइज करने के लिए इस तरह की साजिश की। आगे क्या होगा? आगे क्या पार्टी इसको एक मुद्दा बनाएगी? हम अपनी लड़ाई अपने विचारों को लेकर के चल रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस सारे सवालों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। और बिहार के विकास के लिए, अस्मिता के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जातीय जनगणना के लिए। वो लड़ाई में हम कहीं बाधा नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।